ऑस्लो समिट, तो कैपिटल आ गई ऑस्लो, किसकी? नॉर्वे की। अब यहाँ पे सारे नॉर्डिक नेशंस की भी मीट होती है, तो उसमें क्या क्या आउटकम्स निकल के आए वो आपको अब देखना है। तो एक तो सबसे पहले यूरोपियन कॉन्टिनेंट में देखोगे, यूरोपियन कॉन्टिनेंट के भी नॉर्थ वाले पार्ट की हम बात कर रहे हैं। जब मैप पे आप नोटिस करोगे, ये देखो ये वाली वो छोटी छोटी कंट्रीज आ गई, छोटी नहीं है, ठीक ठाक एरिया है। नॉर्वे आ गया, स्वीडन आ गया, देन आपके पास सॉरी फिनलैंड आ गया, ये वाले एरिया यहाँ पे आपको डेनमार्क दिख जाएगा। तो ये वाला है वो ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड। और ये वाला कौन सा आ गया? आइसलैंड। ये ग्रीनलैंड आ गया, ये आइसलैंड आ गया। तो ये आपके नॉर्डिक नेशंस बनेंगे। तो इनका जो समिट हुआ दैट इज ऑस्लो समिट। पहला समिट हुआ था स्टॉकहोम 2018, अगला हुआ कोपेनहेगन डेनमार्क में दैट इज 2022, और अभी वाला जो समिट है दैट इज ऑस्लो समिट 2026 का। अब ऊपर वाले एरिया को नोटिस करेंगे तो ये ग्रीनलैंड का इशू आपने दिसंबर मंथ के आसपास बहुत ज्यादा पड़ा था। एक दो या तीन रेलिवेंस यही निकल के आए कि एक तो आर्कटिक सर्कल आ जाता है, और आर्कटिक सर्कल में ठीक ठाक बर्फ है, और जब बर्फ होगी तो आज के टाइम पे वार्म हो रही है कंडीशन, तो ये बर्फ मेल्ट कर रही है, और जब मेल्ट कर रही है तो यहाँ से नए नए वाटर रूट्स निकल के आ रहे हैं। नए वाटर रूट्स निकल के आ रहे हैं तो यूएस भी झांका, और उधर से रशिया बोले मैंने भी जो अनएक्सप्लोर्ड ऑयल और गैसेस के रिजर्व है उनको यूज करना है। पर नॉर्डिक कंट्रीज बोल रही हैं ज्यादा पास तो हम हैं। और इन नॉर्डिक कंट्रीज में भी कुछ लोकल इनहेबिटेंट्स होते हैं जिनके ग्रुप्स बन रखे होते हैं कि हम तो तुमसे भी पहले यहाँ पे आए थे। इन यूथ्स के बारे में आपने सुना होगा, वो हाँ इंडिजिनस होते हैं। और आपने कुछ वीडियोस भी देखे होंगे, नॉर्वेजियन वीडियोस आते हैं जिसमें बड़ी ज्यादा लो टेम्परेचर की कंडीशन होती है, वहां पे आपको उनकी अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी भी देखी कभी आपने? छोटी छोटी केस स्टडीज होती हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कि कहीं आइस से टच नहीं करना है वो सारा, क्योंकि टेम्परेचर बहुत लो चला जाता है, और उससे आपने वो व्हाइट फ्रॉस्ट वाली प्रॉब्लम भी सुनी होगी, वैसी हो जाती है तो लिम्स वगैरह कट करने पड़ जाते हैं, तो वो पूरे प्रोटेक्ट होके बाहर जाते हैं। उन वीडियोस को अगर आपने ध्यान से देखा, हाँ फ्रॉस्ट वाइट, सॉरी फ्रॉस्ट वाइट। अब उन वीडियोस को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो एक तो टेम्परेचर लो दिखाया जाता है, नंबर टू अंदर जब वो घर के जाते हैं तो नॉर्मली रहते हैं, मतलब वहां पे जो हीटिंग वगैरह के अपरेटस हैं वो उन्होंने ठीक ठाक लगाए हैं, तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है नंबर टू। एंड तीसरी कंडीशन क्या दिखती है कि लोकल इनहेबिटेंट्स वो खुद को दिखाते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर हैं वो भी यहीं पे रहे हैं, हम भी यहीं पे रहेंगे। तो वैसे नॉर्डिक नेशंस के अंदर आपको लोकल इनहेबिटेंट्स भी मिलेंगे जो इंडिजिनसली खुद को बोलते हैं, बाकी शायद माइग्रेट करे होंगे, तो उनका भी कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट आता होगा, तो वो बाद में देखते हैं आर्कटिक काउंसिल के अंदर। अच्छा यहाँ पे देखो, अब ये मैप पे जब हमने देखा तो आर्कटिक सर्कल के पास नॉर्डिक कंट्रीज भी हैं। ग्रीनलैंड वाला जो पार्ट है ये किसके अंडर आता है? डेनमार्क के पास। अब डेनमार्क के साथ कौन लड़ रहा था? यूएस। और यहाँ पे कनाडा आ जाता है, और यहाँ पे एक बे भी पड़ी थी आपने, कौन सी? बेफिन बे नहीं, बिस्के गई, बिस्के यहाँ पे है, ये है बे ऑफ बिस्के, ये तो बड़ी दूर, सॉरी ये वाली है बे ऑफ बिस्के, ये तो दूर है, वो बेफिन बे है। ये हरियाणा के पेपर में आ गया था कि कनाडा और यूएस वाले पार्ट को कौन सी बे सेपरेट कर रही है, तो बेफिन बे ही था उसका आंसर। अच्छा यहाँ पे देखो, अब ये 5 नेशन, तो एक तो हमें दिख गया कि क्लाइमेट चेंज की वजह से नए रूट्स निकल के आ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब नए रूट्स निकल के आएंगे, वाटर है, अब आप इजीली एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो जो मिनरल सी बेड के ऊपर प्रेजेंट होंगे। नंबर 3, आपको अपनी प्रेजेंस वहां पे शो करनी पड़ेगी, तो सिविलियन और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों ही टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हुए आपको आर्कटिक सर्कल के आसपास मिलेंगे। जैसे आर्कटिक रीजन के ही अंदर नॉर्वे की अगर बात करें तो हिमाद्री स्टेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, इंड आर्क पढ़ा होगा, तो ये नॉर्वे के ही पार्ट्स आते हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन्होंने सुन लिया अभी, ठीक है। अब इसी वजह से इंडिया के लिए जो रेलिवेंस है नॉर्डिक नेशन की वो भी इंक्रीज करती जा रही है, और नॉर्डिक और इंडियन दोनों की वैल्यूज अगर देखें तो डेमोक्रेटिक नेचर की हैं, दोनों कल्चर से भी इंस्पायर हैं, तो इन नॉर्डिक नेशन की इंपॉर्टेंस आज के टाइम पे इंडिया के लिए बढ़ती जा रही है। क्योंकि जब आर्कटिक सर्कल में ये पूरी की पूरी बर्फ पिघल जाएगी, जैसे सी लेवल तो राइज करेगा नहीं और सारे एडवांटेज ही उठाएंगे, ऐसे चल रही है मतलब दुनिया इस टाइम पे। बट एनीवेज, जब यहाँ पे सी लेवल राइज बढ़ेगा यानी कि वाटर रूट्स निकल के आएंगे, तो इंडिया भी चाहेगा मुझे भी कुछ एडवांटेज मिले। और नॉर्वे से आपने देखा, नॉर्वे एक्सपोर्ट भी करता है ऑयल और नेचुरल गैसेस को, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए नॉर्डिक नेशन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। ये तो हुई इंपॉर्टेंस। अब अर्लियर फोकस इंडिया और नॉर्डिक टाइज में कहाँ कहाँ पे हुआ करता था, तो क्लाइमेट कोऑपरेशन होती थी, इनोवेशन, डिजिटलाइजेशन और ब्लू इकोनॉमी, तो इनके ऊपर ज्यादा फोकस करते थे। मतलब क्लाइमेट जो चेंज कर रहा था टेम्परेचर, उसको कंट्रोल करना है, इनोवेशन करनी है, डिजिटलाइजेशन होना है, और साथ में ब्लू इकोनॉमी, वाटर रिसोर्सेज से जो भी इनकम जनरेट होती है उसके ऊपर फोकस करती थी। पर आज के टाइम पे जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो चेंज होती हुई दिखाई देगी। जैसे जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स है वो चेंज हो चुकी है, यूक्रेन का वॉर देखा, देन आर्कटिक कंपटीशन चला हुआ है, आर्कटिक रीजन में किसकी हेजेमनी होगी उसके लिए फाइट चल रही है। तभी तो यूएस बोल रहा है ग्रीनलैंड मेरे को दे दो,
वो भी तो यही चाहता है कि आर्कटिक सर्कल में कल को जब ये नए रूट्स निकल के आएंगे तो मेरी भी मोनोपोली चले। इसके बाद सप्लाई चेन को लेके कंसर्न्स बन रखे हैं। नाटो की एक्सपेंशन हुई है और नाटो में आप देखोगे स्वीडन एंड फिनलैंड दोनों ही प्रेजेंट मिलेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी को लेके सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई। इतना रोल वेपन्स ने नहीं प्ले करा जितना सप्लाई चेन करके चलेगी। तो अब जो डायनेमिक्स है वो चेंज हो चुके हैं इंडिया और नॉर्डिक टाइज के बीच में। पहले ये थे, अब ये सारे आपको दिखाई देंगे। आर्कटिक ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। रीजन, शिपिंग रूट्स देख लिया आपने, एंड एनर्जी रिसोर्सेज जो मिनरल सी बेड पे मिलेंगे। क्रिटिकल मिनरल भी उसमें निकल के आ सकते हैं। क्रिटिकल मिनरल कल ही आपने डेफिनेशन पढ़ा था, अपने पास होते नहीं है, या तो होते हैं तो बहुत ही कम क्वांटिटी में है और हमें किसी और से खरीदने पड़ेंगे। पर जब खरीदेंगे तो सप्लाई के ऊपर रिस्क बना रहता है और इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इमर्जिंग टेक किसी से बनेगी। और यूरेनियम हम यूक्रेन से भी लेके आते हैं। इसके अलावा कजाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, इनसे ज्यादा लेके आते हैं क्योंकि नॉर्वे के पास क्वांटिटी वाइज उतना नहीं है। तो इनके साथ हमारी डील्स ऑलरेडी हैं। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, कनाडा आ गया। कनाडा के साथ प्रॉपर डील में भी हमने मेंशन करा था। ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है यूरेनियम को, पर इंडिया के लिए यूरेनियम क्रिटिकल मिनरल की तरह एक्ट नहीं करता, वो डेफिनेशन में फिट नहीं आता है। पता नहीं क्यों, वैसे वो भी क्रिटिकल ही है, अपने पास उतना भी अबंडेंटली प्रेजेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आ गया। देन नेटो की डेवलपमेंट, फिनलैंड और स्वीडन ये रिसेंट हैं जिन्होंने ज्वाइन करा नेटो को। इसके अलावा रशिया आपको आर्कटिक काउंसिल के अंदर एक ऐसा मेंबर दिखेगा जो कि नॉन नेटो आर्कटिक काउंसिल मेंबर है। 8 मेंबर आप देखोगे, जिसमें से 5 तो आपने कर ही लिए, वो नॉर्डिक नेशन ही है। 5 हो गए, एक आपने छठा बोला रशिया को। रशिया का क्या बोला? नॉन नेटो आर्कटिक मेंबर आ गया। जो आर्कटिक काउंसिल का मेंबर है नॉन नेटो एलाय है, मतलब नेटो का मेंबर नहीं है, तभी तो फाइट है। और इसके अलावा याद रखिएगा एक कनाडा आ जाएगा, एक बचेगा कौन सा? यूएस। तो ये 8 मेंबर आपको दिखेंगे आर्कटिक काउंसिल के, ये मेंबर्स है। अभी इसके अलावा कुछ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भी आएंगे, वो भी 6 ऑर्गेनाइजेशन होंगी और 6 ऑर्गेनाइजेशन इंडिजिनस लोग होंगी। तो उनको देख लेते हैं, फिर लास्ट में देखते हैं आर्कटिक काउंसिल को। बाकी रशिया और चाइना की आर्कटिक कोऑपरेशन, याद है रशिया और चाइना का भी मीट, उन्होंने भी बोला था आर्कटिक काउंसिल की रिप्रेजेंटेशन बढ़ती जा रही है। चाइना ने बोला यार मेरे को भी रूट दे दे थोड़ा सा, मैंने भी आर्कटिक सर्कल से एडवांटेज उठानी है। इसके अलावा आर्कटिक शिपिंग और एनर्जी प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू कर रखे हैं। इंडिया और नॉर्डिक, मतलब इंडिया के लिए नॉर्डिक नेशन क्यों मैटर करते हैं? सबसे पहले टेक्नोलॉजी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, सप्लाई चेन, ग्रीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल, जो आपने पीछे पढ़ा वही सारे दोबारा से मेंशन करे हैं। कंट्री स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस अगर देखें, नॉर्वे के लिए, नॉर्वे हमारे लिए आर्कटिक और हाई नॉर्थ स्ट्रेटेजी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा क्योंकि नॉर्वे सबसे कॉर्नर पे, ओह ये तो डेनमार्क आ गया, ये स्वीडन है, इसके साइड में ही नॉर्वे आपने देखा, तो सबसे ज्यादा जो टचेबल पॉइंट मिलेगा वो नॉर्वे का आएगा। तो नंबर 1 तो नॉर्वे आ गया। इसके अलावा साइंस और सिक्योरिटी कंसर्न को भी बैलेंस करना है। डेनमार्क भी इंपॉर्टेंट है। ग्रीनलैंड वाला इशू आपने देखा था, ग्रीनलैंड में भरमार रिसोर्सेज अवेलेबल है, वो क्रिटिकल मिनरल हो, रेयर अर्थ एलिमेंट हो, एवरीथिंग वो आपको ग्रीनलैंड में मिल जाता है। आर्कटिक रूट के लिए और क्रिटिकल मिनरल के लिए ग्रीनलैंड की इंपॉर्टेंस पड़ रही है, तो इनडायरेक्टली डेनमार्क भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन स्वीडन एंड फिनलैंड की बात करें, एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज ये यूज कर रहे हैं और इसी के साथ इनोवेशन इकोसिस्टम इन्होंने ठीक ठाक डेवलप करा है और इन्होंने एक्सपर्टीज टीम भी बिठाई है जो आर्कटिक सर्कल से रिलेटेड क्या क्या एडवांटेज हो सकती है उसके ऊपर प्रॉपर स्टडीज करे। आइसलैंड देखोगे, आइसलैंड जियोथर्मल एनर्जी के लिए एक्सपर्टीज हासिल कर रहा है। जियोथर्मल एनर्जी मतलब जियो क्या इंडिकेट कर रहा है? ये अर्थ को इंडिकेट कर रहा है, थर्मल टेम्परेचर, तो ये हीट वाली जो एनर्जी है उसको यूटिलाइज करना, तो उसको लेके जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो आइसलैंड फ्लरिश कर रहा है और यूजफुल है इंडिया के हिमालयन रीजन्स के लिए भी। जैसे जियोथर्मल एनर्जी का मेंशन करा, आइसलैंड नहीं, हिमालयन रीजन में जो जियोथर्मल एनर्जी एक्सट्रैक्ट करी जा सकती है। लद्दाख को एक प्रोमिनेंट पोटेंशियल माना जाता है, तो वैसे ही हमें अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी तो हम उसको और बेटर तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। इंडिया, आर्कटिक और नॉर्डिक, तो आई थिंक अब आपको क्लियर है चीजें, वही लिखा है दोबारा से। अब ये सारे डायमेंशन में दे दिया आपको आंसर, अब मेंस में जो भी बनेगा आपने उस हिसाब से आंसर कर देना है। दोबारा से वही लिखा है, सिक्योरिटी में कंपटीशन चला हुआ है आज के टाइम पे, एनर्जी राइवलरी है, जिसके पास रिसोर्सेज हैं उसके साथ लड़ाई हो रही है या तो उसको दबाने की ट्राई करी जा रही है। देन मिलिट्री पोजीशनिंग, हर कोई सिविलियन से पहले मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करता है क्योंकि जियोपॉलिटिकली आपको वहां पे सिक्योरिटी भी चाहिए, तो आप देखोगे मिलिट्री सेटअप ज्यादा होते हुए दिखेंगे। न्यू टेक्नोलॉजी इन आर्कटिक अगर देखो तो ऑटोनमस अंडर वाटर व्हीकल्स यूज करे जा रहे हैं। देन सैटेलाइट बेस्ड सी बेड मैपिंग करी जा रही है। सी बेड मैपिंग, मिनरल फाइंड आउट कर लेते हैं कि है प्रेजेंट या नहीं, पहले ही कर लो, जब तक बर्फ पिघलेगी हमें पता होना चाहिए कि वहां पे बेड में जो सी बेड है उसमें मिनरल्स प्रेजेंट है या नहीं। देन एडवांस सर्वेलियंस सिस्टम इन्होंने लगा रखे हैं। इमर्जिंग रिस्क यही कर रहा है कि जो अंडर सी केबल्स हैं वो कहीं ना कहीं जो बाकी के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए वल्नरेबिलिटी कॉज कर सकते हैं।
क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये थ्रेट भी बन सकता है। इंडिया का आर्कटिक एंगेजमेंट, तो आर्कटिक काउंसिल का इंडिया मेंबर तो नहीं है पर ऑब्जर्वर मेंबर जरूर है। ऑब्जर्वर में 13 आएंगे जिसमें से एक इंडिया भी आता है। और आर्कटिक काउंसिल का ऑब्जर्वर कब बने थे, तो 2013 में। इसके अलावा इंडिया की आर्कटिक फैसिलिटी जो नॉर्वे में लोकेटेड है, एक आपने देखा हिमाद्री रिसर्च स्टेशन आ गया, इंडार्क अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी आ गया, एंड ग्रूव बेडेड एटमोस्फेरिक लेबोरेटरी, ये तीनों आ जाते हैं इंडिया के एंड से जो नॉर्वे के अंदर लोकेटेड है। तो ये आर्कटिक फैसिलिटीज हैं जो नॉर्वे में डिप्लॉय करी है इंडिया ने। जब इंडिया और नॉर्वे के रिलेशन आपने अभी अभी देखे तो उसमें देखा ना कुछ नॉर्वे की फर्म्स हैं जो इंडिया में पूरे नॉर्डिक की बोली थी वैसे वो जो 700 नंबर था, और इंडिया की तरफ से 150 थी। तो ये भी एक कंट्रीब्यूशन है इंडिया की तरफ से जो कि इंपॉर्टेंट है। आर्कटिक क्यों मैटर करता है इंडिया के लिए? नंबर 1 रीजन क्लाइमेट इंपैक्ट, नंबर 2 इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, रिसोर्स जब एक्सट्रैक्ट होंगे तो इंडिया भी अपॉर्चुनिटी उठाने की पूरी ट्राई करेगा। एंड नदरन सी रूट ओपन कर रहे हैं, याद करो चाइना का पोलर सिल्क रूट। सिल्क रूट तो पुराने वाला है जो ट्रेडिशनली चलता था इंडिया के ऊपर से, आप देखते थे तिब्बत वाले पार्ट से होके जाया करता था, वो सिल्क रूट था। अब बोलते हैं पोलर सिल्क रूट, नदरन पोल आ गया यहाँ पे, तो पोल के अराउंड क्या आ गया? आर्कटिक सर्कल। तो इसी के अराउंड नए नए रूट जो निकल के आ रहे हैं उसको चाइना वाले बोलते हैं पोलर सिल्क रूट। और ये भी बोलते हैं कि हमको भी अपनी प्रेजेंस यहाँ पे दिखानी है, मतलब सिल्क रूट तो है ही, उसकी जो एक्सटेंशन वाली फॉर्म है दैट इज पोलर सिल्क रूट। ठीक है, पोलर वर्ड यहाँ पे यूज कर लेना। बाकी चेन्नई, व्लादिवोस्तोक, मुरमैस्क लिंक, अब ये नाम दो तो पता ही लग रहे हैं हमको। व्लादिवोस्तोक कहाँ पे होगा? रशिया। मुरमैस्क कहाँ पे होगा? रशिया। तो ये मुरमैस्क आपको कहाँ पे मिलेगा? रशिया के मैप को जब आप देखोगे कुछ इस तरह से आपको रशिया दिखाई देता है, ये बिल्कुल आपको टॉप पॉइंट नॉर्थ वाले पार्ट में दिखेगा मुरमैस्क। यहाँ से घूमता हुआ आएगा फ्रॉम द नदर। अब यहाँ पे वाटर बॉडी कौन सी होगी? ऑब्वियसली आर्कटिक सर्कल वाली आ गई। अब यहाँ से चलते चलते आएगा ये व्लादिवोस्तोक। व्लादिवोस्तोक आपको मिलेगा एक्सट्रीम ईस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया में। और यहाँ से बोला है, ये देख लो यहाँ पे लगा हुआ है। एक्चुअली एक मैप के ऊपर ये दोनों अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे थे तो सेपरेट मैप लगा दिए मैंने। ये वाला मुरमैस्क आ गया, ये व्लादिवोस्तोक, और यहाँ से घूमते घूमते कहाँ पे पहुंचेगा? चेन्नई। तो ये इंडिया, जापान, रशिया और नॉर्डिक कंट्रीज को भी कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। तो ये बोला कि इसकी इंपॉर्टेंस भी बढ़ती जा रही है। तो ये आगे कनेक्टिविटी के पॉइंट से ट्रेड लिंक्स जो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी को एनहांस करेंगे। अब ये मेजर्स दिए जाते हैं कि क्या क्या ऐसे मेजर्स हैं जो इंडिया ले सकता है। नंबर 1 बोलता 5 आर्कटिक कैपेबल आइस क्लास टैंकर्स बना लें 2030 टू 31 तक। अभी भी ये टारगेट 30 और 31 तक का बोला हुआ है कि आने वाले जो 5 साल रहेंगे उसमें ये डेवलप कर लो। आर्कटिक कैपेबल आइस क्लास टैंकर्स, देखे ना वो टैंकर्स वीडियोस में, तो देखा ही होगा वैसे नहीं, तो आइस के ऊपर भी प्रॉपर्ली मूव करते हैं, तोड़ते भी चलते हैं उसको प्लस मूव भी कर लेते हैं, तो उसी के ऊपर फोकस करने की बात करिए। क्रिएट इंडिया आर्कटिक इकोनॉमिक फोरम, पैसे के हिसाब से आ गया। आर्कटिक हिमालय क्लाइमेट डेटा कॉरिडोर, अब देखो क्लाइमेट बहाना मिल जाता है रिसर्च कंडक्ट करने का, जब आपकी प्रेजेंस वहां पे बढ़ती है ऑब्वियसली बात है क्लाइमेट और ज्यादा फ्रेजाइल होता है, पर अगर आप नहीं जाओगे तो कोई और चला जाएगा, तो अपनी प्रेजेंस बनानी पड़ती है। इसके अलावा अपॉइंट स्पेशल एनवॉय ऑफ आर्कटिक अफेयर, आर्कटिक रीजन के लिए स्पेशली कोई स्पेशल एनवॉय होना चाहिए जो इंडिया से जाए और वहां पे देख के आए कि क्या क्या चीजें चल रही हैं, पर उस पर्सन ने जो स्टडीज हैं वो आर्कटिक सर्कल को लेके ही करी हो, मतलब उसको ठीक ठाक नॉलेज होनी चाहिए उस चीज को लेके। देन इंडिया और नॉर्डिक कोऑपरेशन एरिया क्या क्या निकल के आए ओवरऑल, तो ऑफशोर विंड, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ग्रीन शिपिंग, और इंडिया यहाँ से टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट और को डेवलपमेंट उठा सकता है, मतलब वही है, दोबारा से कीवर्ड्स तो वही है, एनर्जी के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहा है। क्रिटिकल मिनरल्स, नॉर्डिक के अगर कंट्रीज को देखें तो नॉर्वे से डीप सी माइनिंग, इसकी टेक्नोलॉजी आ सकती है। इसके अलावा स्वीडन से देखें तो रेयर अर्थ एलिमेंट और आयरन के ओर्स आपको मिलेंगे। डेनमार्क और ग्रीनलैंड से देखो तो वहां पे क्रिटिकल मिनरल्स की प्रेजेंस थी, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि हमारे पास सप्लाई की ऑलरेडी प्रॉब्लम क्रिएट रहती है और मिनरल उतने अबंडेंटली प्रेजेंट नहीं है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के अंदर कोऑपरेशन देखें, पोटेंशियल सेक्टर तो टेलीकॉम, सेमीकंडक्टर, बैटरी, एआई और एडवांस मटेरियल। एडवांस मटेरियल वही सारे, कौन से एग्जाम्पल, जैसे आजकल पॉलीमर्स बन रहे हैं एडवांस टेक्नोलॉजी के, बायोलॉजिकल चीजों को हम नॉन लिविंग चीजों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं ताकि इसमें भी वही फीचर आ जाए। साइब्रॉक का कॉन्सेप्ट सुना होगा, ये रशिया वाले पॉपुलराइज कर रहे थे इसको भी आजकल, तो ये सारी चीजें हैं, तो टेक्नोलॉजी के अंदर भी हमें कोऑपरेट करना है। देन आता है मैरीटाइम कोऑपरेशन, तो मैरीटाइम में सबसे पहले तो शिप होनी चाहिए, शिप बिल्डिंग के ऊपर फोकस किया। मैरीटाइम, अब शिप तो बना ली, डिजिटलाइज होनी चाहिए, तो डिजिटलाइजेशन आ गई। अब रुकेगी कहाँ पे, तो उसके लिए पोर्ट भी होना चाहिए, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, शिपिंग टेक्नोलॉजी, और इंडिया के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस आएगी, तो सिक्योर सी लेन्स बनेंगे, लॉजिस्टिक रेजिलियंस रहेगा और ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट भी निकल के आएंगे। और ये आर्कटिक सर्कल, अब आर्कटिक
आर्कटिक सर्कल का जो रूट है अगर ये पूरी तरह से ओपन कर जाता है तो एक रूट है सुएज कैनाल वाला, उसकी इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं घट जाएगी। वो घटेगी ना, ऊपर वाले कंट्रीज क्यों ही आएंगे फिर वहां से इतने दूर, तो वो बोलेंगे कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव रूट भी है, और कल को कोई ऐसे सप्लाई चेन के ऊपर डिस्ट्रप्शन करने की भी ट्राई करेगा, वो कंट्रोल हो जाएगा। पर्शियन गल्फ बेशक वहां पे कनेक्ट नहीं कर रहा, पर वहां पे ऑयल एंड एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट है। ऊपर पर्शियन गल्फ था, यहाँ अरब पेनिनसुला था, नीचे रेड सी था, और ऊपर सुएज कैनाल थी। इस वाले कैनाल की बात कर रही हूं मैं। सुएज कैनाल भी तो इतना ज्यादा ट्रेड कंट्रोल करे हुए है, कितने कॉन्टिनेंट को तो वही कनेक्ट कर दे रहा है, तो उसकी इंपॉर्टेंस फिर घटेगी जब आर्कटिक सर्कल में ये नए नए रूट्स एस्टेब्लिश होंगे। नॉर्डिक के लिए इंडिया की तरफ से यही इंपॉर्टेंस निकल के आती है कि इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है, तो नॉर्डिक के लिए वो हम ओपन कर रहे हैं। प्लस नॉर्डिक के लिए क्या एडवांटेज आती है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, अपना प्रॉफिट लेके जाएं, तो दोनों के लिए ही प्लस प्लस सिचुएशन रहेगी। इसी के साथ अब आता है आर्कटिक काउंसिल। ये जो आर्कटिक काउंसिल है ये रीजन स्पेसिफिक आ गया, जो आर्कटिक सर्कल आज के टाइम पे फ्लैश पॉइंट बना हुआ है, और जियोपॉलिटिकल टेंशन इमर्ज कर रही है। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हुआ और इसकी वजह से नए नए वाटर रूट्स निकल रहे हैं, तो कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, और कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है तो उसको सिक्योर तरीके से, सेफ्टी के तरीके से कंट्रोल किया जाए, तो उसके लिए बना दिया गया आर्कटिक काउंसिल। अब इस आर्कटिक काउंसिल को, जो आर्कटिक रीजन है उसको कंट्रोल करती है ये आर्कटिक काउंसिल, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। 1996 में सितंबर मंथ में इसका फॉर्मेशन हुआ था, और कौन सा डिक्लेरेशन था, तो ओटावा डिक्लेरेशन। ये कहां पे आ गया? कनाडा। तो जहां पे मीट होती है तो उसके हिसाब से डिक्लेरेशन का नाम पड़ जाता है। अब मेंबर स्टेट कौन कौन से हैं? अभी मेंबर स्टेट की बात कर रहे हैं, जो टोटल 8 है। 8 में से 5 तो आप पढ़ चुके, नॉर्डिक कंट्रीज आ गई, नॉर्वे, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क, ये 5 आ गए। और इसके अलावा एक बोला आपने कि नॉन नेटो मेंबर है, दैट इज रशिया, और बाकी कौन आ गया, तो यूएस और कनाडा, तो हो गए टोटल 8 मेंबर। ये मेंबर स्टेट्स आ गई आर्कटिक काउंसिल की। अब इसके बाद आते हैं ये जो कंट्रीज हैं, जितने भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हैं, उनके अंदर जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो उसके रिलेटेड जो भी राइट्स एंड कंडीशन है उनको देखते हैं। इसके बाद आते हैं परमानेंट पार्टिसिपेंट, जिनके बिना आप कोई मीट नहीं कर सकोगे। ये मेंबर्स थे, ये मेंबर्स आगे, ये परमानेंट पार्टिसिपेंट है। आप बोलो इनके बारे में ना बोलो, ये पक्का वहां पे प्रेजेंट होंगे। ये कौन आते हैं, तो 6 इंडिजिनस ग्रुप्स आते हैं, जो खुद को आर्कटिक इनहेबिटेंट्स बताते हैं कि हमारे एंसेस्टर बहुत लंबे अरसे से यहीं पे रहते हुए आए हैं, तो इनको परमानेंट पार्टिसिपेंट का डेजिग्नेशन दिया जाता है। और ये कोई एक कंट्री नहीं है, एक ट्राइब नहीं है, एक ग्रुप नहीं है, ये प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में बने हुए हैं। जैसे सबसे पहले AIA, या आगे एल्यूट इंटरनेशनल एसोसिएशन, एक आएगा AAC, दैट इज आर्कटिक अथाबास्कन काउंसिल, और एक आएगा GCI विश काउंसिल इंटरनेशनल, एक आएगा ICC इन्यूथ सकमपोलर काउंसिल, और एक आएगा राइपॉन रशियन एसोसिएशन ऑफ इंडिजिनस पीपल ऑफ नॉर्थ, और एक आएगा सामी काउंसिल। तो ये 6 तो परमानेंट पार्टिसिपेंट है, ये इंडिजिनस लोग आगे, उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है। जो मैंने बोला कि पहले से इनके एंसेस्टर यहाँ पे रहते आ रहे हैं। आपने वेब सीरीज देखी होंगी बर्फ वाली बड़ी सारी, तो उसमें वो जो दिखाते हैं वो भी कहीं ना कहीं पुराने एंसेस्ट्री को रिप्रेजेंट करने की ट्राई करते हैं, तो इनकी प्रेजेंस पहले से थी, तो इनको परमानेंट पार्टिसिपेंट्स बोलते हैं। तो अगर पूछा गया मेंबर स्टेट्स, तो 8 है ये वाली। ये अगर पूछा गया परमानेंट पार्टिसिपेंट, तो ये 6 ऑर्गेनाइजेशन वहां पे आपको दिखेंगी, जो उन इंडिजिनस लोगों ने बनाई है। भूल जाओगे, पहला पे एक एक कीवर्ड याद कर लेना। एल्यूट्स आ जाएगा, यहाँ अथाबास्कन आ जाएगा, गुइश आ जाएगा, इन्यूट्स आ जाएंगे, रशियन एसोसिएशन और सामी काउंसिल। एक एक वर्ड याद कर लो पूरे ऑर्गेनाइजेशन। आगे एसोसिएशन ही लिखा है, इंटरनेशनल एसोसिएशन, इंटरनेशनल एसोसिएशन, दैट्स इट। ये परमानेंट पार्टिसिपेंट्स हैं। इसके बाद ऑब्जर्वर इंडिया भी है। आर्कटिक काउंसिल 1996 का बन रखा है, पर इंडिया ने एज अ ऑब्जर्वर का स्टेटस कब लिया था? 2013 में। तो इंडिया भी एक ऑब्जर्वर कंट्री है। बाकी टोटल 13 कंट्रीज हैं, जिसमें चाइना, जापान, यूके ये भी इंक्लूडेड है। एंड 13 इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें आपको मिलेंगी, 12 नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी मिलेंगी। सारी याद करने की जरूरत नहीं है, इवन जो ऑब्जर्वर मेंबर्स होते हैं उनको भी सारा याद करना जरूरी नहीं होता, खुद का पता होना चाहिए कि हमारा कोई रोल है या नहीं। तो हम यहाँ पे ऑब्जर्वर मेंबर की तरह एक्ट करते हैं, और जितने भी डिसीजन होते हैं वो कंसेंसस के थ्रू होते हैं। जो ये 8 मेंबर आपने देखे वही लीड करते हैं। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट पैसेज, आई थिंक अब क्लियर है आपको। नॉर्थ ईस्ट पैसेज यानी कि वो जो नदरन रूट आर्कटिक सर्कल के अंदर निकल के आ रहा है, उसी को ये चेक कर रहा है। यूरोप और एशिया के साथ कनेक्टेड है। पोटेंशियल एडवांटेज, शिपिंग डिस्टेंस घट जाएगा, और जो अल्टरनेटिव रूट्स हैं, देखो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, चाइना और यूरोप के बीच में 8000 किलोमीटर से इतना डिस्टेंस माइनस हो जाएगा, जो अभी रिसेंट है। और जो डिपेंडेंसी स्वेज कैनाल के ऊपर ज्यादा है, और कई बार आपने देखा बड़े सारे मिलिटेंट ग्रुप भी उस चेन को रोकने की ट्राई करते हैं, तो उसके ऊपर से भी डिपेंडेंसी हमारी घटेगी। ट्रेड और बूस्ट करेगा, तो इकोनॉमिक टाइज जो रशिया वगैरह के साथ है ऑल्टरनेटिव रूट्स के थ्रू कंडक्ट करे जा सकते हैं।
आर्कटिक गेनिंग स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंस, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, न्यू ट्रेड रूट्स ओपन हो रहे हैं और जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट सबके बढ़ रहे हैं। इसी के साथ क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट वो नेगेटिव भी है, पर पॉजिटिव कहां पे निकल के आ रहा है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड लैक ऑफ लीगल सेफगार्ड, अभी के लिए एंटार्क्टिका में जैसे ठीक ठाक सेफगार्ड्स लिए जाते हैं, पर टूरिज्म वहां पे भी शुरू कर रखा है। पेंगुइन्स जब पहले टच भी नहीं करे जाते थे इंसान के थ्रू, आज फोटोज खिंचवा रहे हैं वहां पे लोग जा जाके। इससे कोई ना कोई वायरस या कोई ना कोई बैक्टीरियल डिजीज पक्का फैलेगी, क्योंकि ह्यूमन में पोटेंशियल होता है, हमें इतनी सारी चीजें जाएंगी, वो वाला एरिया जो परमानेंटली अनटच था अब एकदम से वहां पे इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, कोई ना कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलेगा। इसके अलावा यूएन क्लॉज सारी चीजों को देखता है बेशक, जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी है, मतलब इंटरनेशनल ट्रीटीज वगैरह बन रखी हैं, बट स्टिल आर्कटिक सर्कल को भी प्रोटेक्ट करने की ज्यादा जरूरत है, जैसे अंटार्कटिका में हमने सेफगार्ड्स अटेन करें। मैत्री स्टेशन आ जाए, मैत्री 1 मैत्री 2 वो अंटार्कटिका में है, पर अगर हिमाद्री पूछा जाए, इंडार्क पूछा जाए, तो वो नॉर्वे में आ जाएगा, मतलब आर्कटिक के लिए स्टडीज कंडक्ट करने के लिए।